नमस्कार बच्चों। लीजिए, हम लोग जो HBSC का पेपर कर रहे थे, पिछले साल का हरियाणा बोर्ड का पेपर, उसकी सेकंड क्लास लेकर आ गए हैं। पिछले क्लास में मैंने अति लघु जो MCQ की फॉर्म में थे, खालिस्तान की फॉर्म में थे, उनको करवाया था। आज हम लोग जो है ना, उसी पेपर का, जो कि स्टैंडर्ड पेपर का अति लघु सवाल और लघु उत्तरीय सवाल, जो 2-2 और 3-3 नंबर के हैं, जो पिछले साल के पेपर में आए थे 2025, जो कि पिछली क्लास में भी कहा था कि काफ़ी टफ एग्जाम आया था। उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो 2-2 3-3 नंबर के आए थे। देखिए, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगती है या पिछली वीडियो भी ठीक लगी है, तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कोई और चैप्टर जो मुश्किल है, लगता है कि उसकी वीडियो बना दो, तो हम बना देंगे। थोड़ी हमें भी मोरल सपोर्ट चाहिए। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं। 2-2 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो हमारे आए थे, ख भाग और ग भाग। क भाग मैंने कर दिया था, जिसने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में देखे। ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, 2025 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, पिछले साल का। देखिए, खंड ख का पहला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। सवाल आपके सामने है ना। कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे, पेपर तुमने बोर्ड का करना है। ईमानदारी से इस चीज को समझो कि पेपर आ कहाँ से रहा है। NCERT और NCERT एग्जाम्पलर और एक्स्ट्रा बाहर बाहर से आ रहा है। इसलिए आप सिर्फ NCERT पर, जो आपको टेक्स्ट बुक लगी है, उस पर निर्भर मत रहिए। NCERT एग्जाम्पलर भी कीजिए। ठीक है, हमारा तो यही समझाना है। देखिए, क्या सवाल आया था। किसी वृत्त जिसका केंद्र O है, आम सी बात है, हमेशा वृत्त के सवालों में केंद्र O ही दिया जाता है ज्यादातर। हमने वृत्त बना लिया, O केंद्र का वृत्त बना लिया, कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। लीजिए, खींच ली स्पर्श रेखा। ये बिंदु P पर है। किसी वृत्त जिसका केंद्र O है, कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। तो चलो Q यहां मान लेते हैं, यानी PQ एक स्पर्श रेखा है। यदि त्रिभुज OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां ध्यान देने का है, इस पे ध्यान देने का है। यदि त्रिभुज ये OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, OPQ बना लो आप त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कोण OQP क्या होगा, इस कोण को ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए, सामने ही है। किसी वृत्त, हमने वृत्त बनाया, PQ एक स्पर्श रेखा थी, P पर स्पर्श रेखा थी, इसलिए P यहां ले लेना। PQ स्पर्श रेखा थी, त्रिभुज OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है भाई? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। और इमीडिएटली आप याद कर लो कि त्रिभुज ऐसी त्रिभुज समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के कोण, जो भुजाओं के सामने कोण है, वो दोनों बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हम 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। नहीं भी याद तो अब याद कर लो, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो, इस सवाल का हमने आंसर निकालना है कि ये क्या है, ये कोण कितना है। ये आपके दिमाग में 2 मिनट में पता चल जाएगा कि कोण कितना है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये हमारा 1 नंबर में भी सवाल आया हुआ था। ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है।
अब 90 डिग्री है तो ये कौन सी त्रिभुज बनेगी? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगी। समकोण त्रिभुज भी है ये। अब समकोण त्रिभुज का एक कोण तो आपको पता ही चल गया 90 डिग्री का। अब आप लोगों को यह भी क्लियर होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है उसके सामने जहां 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगी। नौवीं सवाल में, नौवीं कक्षा में 7.2 में सवाल है ये। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज भी है ये, समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ये 90 का है, ये सबसे बड़ी है तो ये भुजा इसके बराबर होगी। ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों दोनों बराबर है तो ये कोण बराबर हो गए। अब ये बताओ 45 45 के नहीं होगी? 45 45 90 और 90 180, तो कोण का आंसर तो आएगा 45 डिग्री। अब इसको लिखना कैसे है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, इकाई कैसे लगानी है, कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं, ये मैं हल कर रहा हूं, ऐसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि ओपी लंब है, ओपी लंब है क्यूपी पर। पहले ये बताना पड़ेगा कि 90 डिग्री है। ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोण ओ पी क्यू 90 डिग्री है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री का हो गया। ऐसे लिख दो, चलो आसान भाषा में लिख दिया 90 डिग्री का। अब पी क्यू ओपी के बराबर है, ये इस भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या दे रखा है? क्योंकि त्रिभुज ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसे लिख दो, समद्विबाहु त्रिभुज भी तो दे रखी उसने। अब ये दोनों बराबर हो गए तो इसलिए ये कोण भी x हो गया, ये कोण भी x हो गया, दोनों बराबर हो गए। इसलिए ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। कौन सा कोण? पी क्यू ओ, पी क्यू ओ और पी ओ क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। पी ओ क्यू बराबर हो जाएंगे। क्यों? कारण समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए। माना ये दोनों कोण, माना दोनों x है, ये दोनों मान लिए x है। आसान पड़ेगा ना, x मान लो, कोण 1 कोण 2 मान लो, जो मर्जी मान लो। अब x जमा 90, x जमा 90 किसके बराबर हो गया? 180। यहां लिख दोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, 2 नंबर का सवाल है, काफी कुछ लिख दिया। 2x प्लस 90 बराबर 180, तो 2x बराबर, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 आ जाएगा, यहीं कर देता हूं। तो x आ जाएगा 90/2 45 का, तो ये 45 का आ गया, ये भी 45 का आ गया। तो कोण ओ क्यू पी कितने का आ गया भैया? 45 का। ये पता ही होना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज भी है। देखो बच्चों, ये समकोण त्रिभुज हुई इस वजह से, कर्ण तो बराबर होता नहीं, यानी ये दोनों ही भुजाएं बराबर है। ठीक है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, वो नहीं होने बराबर है। ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। अब ये दोनों 45 45 के ही होंगे तभी तो बराबर होंगे। 180 भी तो जनरेट करना है बच्चों। ठीक है भाई, ये 2 नंबर का पहला सवाल आ रखा था, 21वां सवाल हम हल कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कोण 45 45 के होंगे। ठीक है, अगला सवाल, ये बहुत आसान सवाल आया था। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखो घड़ी का
घड़ी के बारे में सारा पता करना चाहिए कि घड़ी में जो मिनट वाली सुई 1 घंटे में घूमेगी, 1 घंटे में घूमेगी, ये घड़ी बना लेते हैं वैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मिनट वाली सुई ये मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरी घूमेगी, 1 घंटे में घूम के यहाँ पहुंचेगी, तो कितने का कोण बनाएगी? पहले हम मिनट वाली सुई को ही समझ लेते हैं। कितने का कोण बनाएगी? 360 का। पूरा घूमने से कोई चीज 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब 360 डिग्री का पूरा घूमने से बनाएगी। आप देखो 12 से पता चलता है, पूरा घूमी तो 360 का कोण बना, 12 से भाग कर दोगे, 12 थी 36, यानी यहां से यहां तक जाएगी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी 5 मिनट में, 5 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 5 मिनट में, हर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो ना, वैसे ही पता चल जाता है। 30, 60, 90 यूं नहीं बन जाती है। मान लो 3 बज रहे हैं, तो ये यहाँ से लेके 3 बजे नहीं, वैसे चलो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो 90 डिग्री का कोण नहीं बन गया। तो इसका बोलो ये 30, 30, 30 के बनेंगे। हर 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाती है। मिनट वाली सुई हर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगी। हर 5 मिनट में, 5 मिनट वाला केस याद करो, वो आसान पड़ता है। 5 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री का। अब चलो पढ़ लेते हैं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये चैप्टर नंबर 11 का सवाल है, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होते हैं उसका सवाल है। बहुत आसान सवाल है, डरने की कोई बात नहीं। 2 नंबर बड़ा आसान सवाल है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मिनट वाली सुई की लंबाई, ये बन जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी? ये त्रिज्या बनेगी, 12 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या बन जाएगी, घूमेगी तो त्रिज्या ही बनेगी, वृत्त बनाएगी ना ये। इस सुई द्वारा 35 मिनट में, कितने मिनट है? 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 35 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा, ये मुझे ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। मान लें यहां से चल के 35 मिनट में यहां से चलिए, यहां से यहां तक पहुंची, ये जो क्षेत्रफल बनेगा, ऐसे ऐसे जाएगी ना, ये ऐसे, ये भी एक त्रिज्या खंड बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्या खंड बनेगा। इस क्षेत्रफल को हमने मापना है। ये केंद्र बना लो, इस क्षेत्रफल को मापना है। ये तो हो गया सवाल का मतलब, ये हो गया सवाल का मतलब कि यहां से मान लो सुई चला दी, कहीं से चला दो, 35 मिनट में चलवानी है आपने, 35 मिनट में यहां पहुंच गई। 35 मिनट में जितना ये क्षेत्रफल पैदा होगा, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 घंटे में कोण बनाती है या कोण बनाएगी। 1 घंटे में कितने का कोण बनाएगी? 360 का, ये करा था मैंने अभी, 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 360 को 60 से भाग कर दूं, 6 डिग्री का। हमारे पास मिनट कितने हैं? 35 मिनट में। ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया बच्चों। ये देखो, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 210 का कोण बनेगा। 35 मिनट में कोण बनाएगी, 35 मिनट में 35 गुणा 6, 210 डिग्री का कोण बनाएगी। ये केंद्र पर कोण पता कितना बनेगा? ये कोण बनेगा, ये केंद्र पर कोण बनेगा 210 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 210 डिग्री का। ये क्षेत्रफल निकालना है मेरे को। कोण बना 210 डिग्री का।
ठीक है, अब ये क्या है, अपने आप में क्या चीज़ है, ये त्रिज्या खंड है, ये त्रिज्या खंड है, ये त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, या 35 मिनट में रचित जो मर्जी लिख लो, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या फार्मूला होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, थीटा, थीटा कितना है 210, 360 पाई 22 बटे 7, आर रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या 12, 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12 कर दूं। ठीक है, अब इसको काटते हैं, काटते हैं, 0 से 0 कट गई, 7 या 21, 12 तिया 36, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, 22 गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 226 सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, 264, 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। यहां सबसे मेन चीज थी दो, एक तो 35 मिनट में कोण कितना बनेगा केंद्र पर, केंद्र पर कोण बनेगा, ये आपका थीटा बन गया, ये आप कह सकते हो कि ये केंद्र पर कोण बन गया, केंद्र पर 210 डिग्री का कोण बना, ये सबसे मेन बात तो ये थी। दूसरी, दूसरी बात, ये त्रिज्या खंड बनता है, ये वृत्तखंड नहीं है, त्रिज्या खंड का फार्मूला लगाना था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा आपका 210 डिग्री हो गया, ठीक है, अगर वो 20 मिनट में करता तो मैं 20 मिनट में निकाल लेता, 20 मिनट में कितने का, 30 60 120 डिग्री का कोण बन जाता, 120 बटे 360 पाई आर स्क्वायर ले लेता। अब मेरी बात समझ रहे हो जैसा सवाल में जितना कोण बोलेगा उतना हम, जितने मिनट बोलेगा उतने हिसाब से कोण बन जाएगा, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा। इस सवाल में सिर्फ इतना ही था, ठीक है, बड़ा आसान सवाल आया हुआ था। अगला सवाल, ये सवाल देखो बच्चों, 23वां सवाल। देखो बच्चों, जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी ना, जो अब लेटेस्ट है, पुरानी एनसीईआरटी में तीसरे चैप्टर का सवाल है, आपको दिखाई दे गया होगा, ये रैखिक समीकरणों के युग्म वाला, यानी चैप्टर नंबर तीसरे का सवाल है। जो पुरानी किताब थी, पुरानी किताब में ना इसकी 6 एक्सरसाइज बना रखी थी, 6 एक्सरसाइज में छठी थी ऑप्शनल, है ना, उसका सवाल आया हुआ ये। इसलिए अगर आपके पास किताब पुरानी आपके पास पड़ी है तो उसमें से भी उठा के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस सवाल को देखो, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। 2 नंबर का सवाल है, बंदे ने जान निकाल दी। मैं यही क्या करता हूँ, इनका समीकरणों का नाम दे देता हूँ, सामने सवाल है कैसे हल करना है, इनको समीकरणों का नाम दे रहा हूँ। इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 1, समीकरण 2, इन दोनों को हल करना है अपने को, ठीक है। विधियां हैं, या ग्राफ विधि द्वारा, या विलोपन द्वारा, विलोपन द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। आप कोई सी भी विधि लगाओ, आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको निकालने के लिए मैंने देखा यहां पी है, यहां क्यू है, ये दोनों को सेम बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको क्यू से गुणा कर दूं और इसको पी से गुणा कर दूं तो ये जो गुणांक है सेम बन जाएंगे, और फिर घटाएंगे, घटाएंगे तो एक्स कट जाएगा ना। तो इस विधि का इस्तेमाल करना आता है ना, तो यही विधि लगा रहे हैं, इससे आसान पड़ेगा ये सवाल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये 2 विधियां है ना, उसमें एलिमिनेशन आसान पड़ेगी इस सवाल में, ठीक है। एक्स को या वाई को हटा देंगे। देखो क्या करा मैंने, समीकरण 1 को क्यू से, समीकरण 2 को पी से गुणा करके
घटाने पर, इसको पहले क्यू से गुणा तो कर लो, पी क्यू एक्स, इसको क्यू से गुणा कर लो, क्यू का, ये क्यू से बेटे सारे गुणा होंगे, क्यू से इसको करा, क्यू से इसको करा, क्यू से इसको करा, क्यू से इसको करा, पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर, इसको पी से गुणा करो, पी क्यू एक्स माइनस पी गुणा पी, पी का स्क्वायर, पी की शक्ति 2, पी 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 स्क्वायर जमा पी क्यू। अब घटाना है इसको, या तो निशान बदलने वाली तरीका अपना लो, या ऐसे घटा लो, ऐसे घटा लो, ऐसे देखो घटा रहा हूं मैं, घटाने पर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, घटाने पर देखो मैं घटाता हूं, पी क्यू एक्स जमा, इसमें से ये घटा नहीं है ना, तो घटाने पे इसके निशान, ये माइनस में ब्रैकेट में काम कर लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, इसके निशान बदल जाएंगे, ये घटाने से इसके आगे माइनस आ जाएगा, इसके आगे प्लस आ जाएगा। अब इधर वाला जो पार्ट है जो राइट साइड में है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो ये निशान इसके भी बदल जाएंगे। अब x काटने के लिए ही तो किया था, ये दोनों सेम बन जाएंगे ना, इसको क्यू से इसको p से गुणा करके हमने x ही तो काटना था, घटा लिया। अब ये क्यू स्क्वायर वाई जमा पी स्क्वायर वाई ये बच गया, चलो ये क्यू स्क्वायर वाई जमा पी स्क्वायर वाई बच गया। इधर देखो कुछ कटा गया, पी क्यू से पी क्यू स्क्वायर कट, ये पी क्यू कट गया, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बच गया। अब आप देख सकते हो यहां से वाई कॉमन आ गया, क्या बच गया, क्यू स्क्वायर जमा पी स्क्वायर, यहां से भी माइनस 1 कॉमन ले लूं तो क्यू स्क्वायर जमा पी स्क्वायर बच गया, तो वाई क्या आ गया, -1 गुना क्यू स्क्वायर जमा पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर जमा पी स्क्वायर, ये नीचे आ गया। अब आप देख सकते हो ये तो कट गया, इससे कटने से जीरो नहीं बची, वाई बच गया -1 आपका वाई प्राप्त हो गया। बहुत आसान आंसर है इसका, वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास, -1। अब वाई का मान कहाँ रखोगे, है ना, यहां आसान पड़ता है, y बराबर -1 समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर y का मान रख दो पी एक्स, y की जगह -1 रख दो, यहाँ -1 रख दो, q के साथ कितना आ गया गुणा में -1, p माइनस क्यू, पी एक्स माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, ये पी एक्स माइनस का क्यू इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का क्यू है बेटे, क्यू गुणा 1 क्यू बन गया, क्यू उधर जाके प्लस का हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, पी आ गया, तो एक्स बराबर आ गया पी बटे पी, पी से पी कट गया, 1 आ गया, एक्स कितना आ गया 1, तो क्या हल निकला, हल क्या निकला, एक्स 1 है और वाई -1, ये हमने इसका हल निकाला। देखो सीधा ही समीकरण दे रखी थी, देखो ए बी सी की फॉर्म में दे रखी थी, है ना, मतलब आपके जो किताब में है वो सवाल जो है एनसीईआरटी में जो है, यहाँ पी क्यू की जगह संख्याएं हैं, पी क्यू की जगह 1 है 2 है 3 है, देखो जो मैं ना साइड में हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको ठीक से नोट कर लो, ऐसे ऐसा सवाल अब भी तो आ सकता है, एक क्वेश्चन और आया है, एक क्वेश्चन और आया है, ऐसा ऐसा ही आज ही करना है, ठीक है, बड़े इत्मीनान से इसको समझो कि किस विधि से इसको आसान पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें कट गई हैं फिर भी डाल दी थी पेपर में, ईमानदारी से पढ़ाई करो, ठीक है। अब इसको सवाल को कैसे करा है, इसको करा मैंने क्यू से, इसको करा पी से, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, इससे आसान पड़ रहा है। घटाने पर निशान बदलने की बजाय मैंने आपको करके दिखाया, घटाने का मतलब क्या है, इसमें से घटाया, घटने से ही कटेगा ना, तो ऐसे कर लिया करो, दिक्कत आती है तो ऐसे सीधा सीधा लिख के कर लिया करो, क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेना, एक्स कट चुका है तो वाई बचेगा, वाई का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से वाई का मान निकलेगा, वाई का मान निकाल के हमने पहली समीकरण में रख दिया, दूसरे में रखोगे तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। बड़े आगे, इसको नोट कर लेना अच्छे से। चलिए, ये सवाल जो था इसके अथवा वाला सवाल भी आया है, इसके अथवा में भी सवाल आया,
कि दोनों में से कोई एक करो, कोई दोनों में से एक करना था सवाल, ठीक है। तो दोनों में से एक करना था तो ये सवाल आसान था उस सवाल के कंपैरिजन में। देखो सवाल पढ़ो। दो संख्याएं दो संख्याएं दो संख्याएं पढ़ो सवाल को, 5:6 में है। 5:6 के अनुपात में है ये दो संख्याएं, 5:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में से दो संख्याएं हैं 5:6 के अनुपात में, ठीक है, उनमें से 7 घटा दें, ठीक है, तो उनका अनुपात बदल के कितना आ रहा है? 4:5 आ रहा है। बताओ संख्याएं ज्ञात करो। जहां तक मैं समझाऊं ना इस सवाल को, ये 8वीं कक्षा का सवाल है, 10वीं में पूछा गया है, क्योंकि समीकरणों का इस्तेमाल तो कभी भी करवा सकता तुमसे। तो 10वीं क्लास में हमें समीकरणें हल करनी होती हैं, द्विघात समीकरणें, रैखिक समीकरणें, द्विघात और रैखिक दोनों भी आ जाती हैं सवाल में। तो ये बहुत आसान सवाल है, बस इसमें एक चीज मानते ही आपका सवाल हल हो जाना है। देखिए क्या है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में। मान लो इनमें जो अनुपात, जो चीज कटी हुई है वो x है। इसको आप आसान भाषा में अनुपात भी लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, माना अनुपात x। इसलिए संख्याएं, जो संख्याएं हैं क्या है, 5x और बस इन दोनों के साथ एक्चुअल में दो संख्याएं 5:6 में है, तो वो संख्याएं तो ये है असली, तो वो तो बाद की बात है। तो जो 5:6 है, मैं ना 6 है ना, उसमें x लगा दिया, 5x 6x, 5 के 6 के जो मर्जी लगा लो, k लगा लो, x लगा लो, जो मर्जी लगा लो। तो 5:6 से हमारे पास संख्याएं मिलेगी। अनुपात जो होता है शुद्ध रूप होता है, छोटा रूप होता है, तो उसमें कुछ तो कटा होगा ना चीजों में से, तो उसको x मान लिया, ठीक है। तो संख्याएं होगी 5x और 6x। यदि प्रत्येक संख्या में से, अब क्या कहता है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, देखो, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए, यानी इसमें से भी 7 घटा दिया जाए और इसमें से भी 7 घटा दिया जाए, इसमें से भी 7 घटा दे, इसमें से भी 7 घटा दे, तो इनका अनुपात किसके बराबर हो जाता है? 4:5 के, ठीक है। इसमें से भी 7 घटाया है, इसमें से भी 7 घटाया है, तो ये संख्याओं का अनुपात कितना बच गया? 4:5 बच गया। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे होता है, भाग करना ही होता है, ठीक है, इसका यही मतलब है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, गुना कर दो इधर उधर, 25x 5×7 = 35, 24x 4×7 = 28, x वाले एक तरफ ले आओ, 25x - 24x, 35 उधर जाके प्लस का हो गया, 25x - 24x खाली x आ जाएगा, 35 में से 8 गए 7 आ जाएगा, x ही निकालना था। संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्याएं क्या आ गई? संख्याएं क्या आ गई? x का मान आ गया हमारे पास 7, x का मान यहां रख दो, 5 × 7 यानी 35 है, और दूसरी जगह रख दो 6 × 7 यानी 42 है। संख्याएं क्या आ गई तुम्हारी? 35 और 42। अब ये चेक कर लो, 35 और 42 का अनुपात चेक कर लो, 5×7 = 7, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 5:6 है। चलो जी ठीक है। अगर पहले में से, इसमें से 7 घटाएं तो 28 बचता है, इसमें 7 घटाएं तो 35 बचता है, 7 × 28, 7 × 28, 7×5 = 35, 4:5 आ जाएगा अगर 7 घटा लें। यानी हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। संख्याएं कितनी आ गई? 35 और 42। ठीक है जी, ये अथवा में आया था, उसी ये पिछले वाले सवाल के चॉइस में आया था क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना था, तो हमने कर दिया, दोनों ही करे।
अब ताकि आपको पेपर का स्टाइल पता चल सके। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कितना आसान सवाल आया है, समरूपता का सवाल हुआ है। पढ़ो इसको। दी गई आकृति में कोण ए और कोण बी 53 डिग्री है। कोण ए और कोण बी 53 डिग्री है। एक्स में एक्स को ए बी और सी के रूप में व्यक्त करें, जहां ए बी और सी क्रमशः ए डी ए बी बी पी की लंबाइयां हैं। आप सामने जो आकृति पड़ी है उसको देखिए। दी हुई आकृति में, दी गई आकृति, ये आकृति जो दे रखी है ना बेटा, कभी भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो आपको दो ही बातें तो देखो ना, छठे चैप्टर में दो ही तो बातें हैं। एक तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, बीपीटी, थेल्स प्रमेय, जो मर्जी कहो, उसमें ये पढ़ते हैं समांतर हो बीच में कोई रेखा तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और भुजाओं का जिनको वो काटती है उन्हीं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ समरूपता का नियम लगेगा। कोण दे दिया उसने, कोण का बड़ा फायदा है। देखिए इस सवाल को कैसे करना है। आप सवाल में ना पहले ए बी सी एक्स इन सबको देख लो। ए बी सी एक्स, अगर ये एक्स बच्चों यहां ना देखे और ये ए यहां ना देखे, यहां कहीं दे देता तो मैं बीपीटी लगा देता, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगा देता। परंतु ये भुजा यहां दे दी है और ये वाली यहां दे दी है, इसलिए मैं जो है ना, इसमें ना दो ही त्रिभुजें दिखती हैं। इस त्रिभुज को और ये पूरी त्रिभुज को समरूप करूंगा, उससे इस बात को निकाल लूंगा कि क्या एक्स ए बी सी में क्या संबंध है, वो निकालना है। साधारण सी बात है। एक्स को ए बी और सी के रूप में लिखो। आप देख सकते हैं, अगर ये त्रिभुज, ये 53 देने का फायदा क्या है, कोण है कोण बी 53 है, ये कोण 53 के दे रखे हैं। ये कोण इसलिए ही दिए हैं ताकि आप इस त्रिभुज को पूरी के समरूप कर सको। देखिए त्रिभुज पी सी बी, आओ ऐसे आओ, त्रिभुज पी सी बी, और आप इधर से आए हो, आप ऐसे आए हो तो ऐसे ही आ जाओ। त्रिभुज पी डी ए में, ये त्रिभुज और इस सारी त्रिभुज में लिखा है, अभी समरूप करी नहीं है। देखो सामने दिख रहा है कोण P बराबर कोण P इस त्रिभुज में और इस पूरी त्रिभुज में, ये कोण दोनों में नहीं आ रहा। अगर दोनों में आ रहा है तो ये कोण क्या है, सांझा उभयनिष्ठ, सांझा या उभयनिष्ठ लिखोगे कि ये तो दोनों में ही आ रहा है। और ये कोण 53 का है। इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज के कोण A के बराबर है, क्योंकि दोनों 53 डिग्री के हैं। तो कोण या ए या हिंदी में ऐसे भी लिख देते हैं जैसे भी आपको सिखाया गया। कोण समरूपता नियम द्वारा कोण समरूपता नियम द्वारा त्रिभुज पीसीबी समरूप होगी। दो कोण बराबर हो गए ना, पी डी ए प्रॉपर, पी सी ए पी बी ए, पी के सामने पी, बी के सामने ए, बी के सामने ए। अब ये त्रिभुज समरूप होगी। मुझे पीसी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पीसी दे ही नहीं रखी। अब दोनों त्रिभुज समरूप होगी। समरूप होने के बाद क्या मैं पी बी बटे पी ए, सी बी बटे डी ए ले सकता हूं? जब दो त्रिभुजें समरूप हो जाती हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये बटे सारा बराबर हो गया है।
आपको यहां से पढ़ना आता है तो पी बी बटे पी ए जाओ, सी बी बटे डी ए जाओ, पी सी में गया नहीं क्योंकि मुझे पीसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा लिख दो। अगर भाषा ना आए, वैसे तो हम लोग सीपीएसटी पढ़ा देते हैं, आसान होता है ना, सीपीएसटी पढ़ा देते हैं, या समरूप, ऐसा लिख दो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अनुपात बराबर होता है, ऐसे लिख दो। बस आपको हर चीज का करण देना होता है और कुछ नहीं होता। पी बी कितना है, पी बी पकड़ो, सी, पी बी कितना है, सी। पी ए, यहां कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, पी से लेके ए तक की दूरी होगी, ये बी है ये सी है, तो पी से ए तक की दूरी होगी बी प्लस सी, गलती मत कर देना। पी बी की लंबाई, पी बी की लंबाई सी है बच्चों, पी से ए तक की लंबाई होगी बी प्लस सी, सी बी इज एक्स, डी ए हो गया सवाल। क्या निकालना है, एक्स को ए बी सी के रूप में लिखना है। ये रहा एक्स, एक्स पड़ा रहने दो यहीं, ए को इधर ले जाओ, ए सी बटे बी प्लस सी। क्या एक्स ए बी सी के रूप में नहीं लिखा गया, यही संबंध निकालना था, एक्स ए सी बटे बी प्लस सी आ गया। अतः आप सही से लिख दो, एक्स बराबर ए सी बटे बी प्लस सी, ये हमारा हल आ गया कि एक्स को बी और सी में कैसे लिखा। कैसे करा मैंने सवाल, इस त्रिभुज को पूरी त्रिभुज के समरूप कर दिया। अब इसका सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये समरूप करके निकला है बच्चों, और बहुत आसान सवाल था। ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी स्किल कितनी अच्छी डेवलप हुई है, आपने गणित से सीखा क्या है, इस पर निर्भर क्वेश्चन आए थे, इसलिए बच्चा थोड़ा हिल गया। वो आपके जो जो पिछले पेपर आते जाते थे ना, 2025 से पहले पेपर आते थे, उस जैसा नहीं आया, इसलिए बच्चों को तकलीफ हुई। ये कह सकते हैं, अगर आप गणित पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके विषय के बारे में सारा पढ़ लोगे तो आपके सामने जो भी सवाल पूछा जाएगा आप करने के काबिल हो जाओगे। तो हमारा मकसद तो चलो पेपर करवाना तो है ही है, आपको ये भी पहुंचाना है कि भैया घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कभी भी ऐसी आकृति आए, ये एक आकृति ऐसी सी और भी है, ऐसी ऐसी आकृति है ना, यह ऐसी आकृति है, तो इसको त्रिभुज को पूरी के समरूप कर लेना। समरूपता, एक एक कोण कॉमन आ जाएगा, एक 90 डिग्री का दे देता है, जैसे यहाँ 53 दे दिया, वो 90 डिग्री का दे देगा, तो ये सिद्धे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल आने के चांस है, ठीक है। ये मेरे को लगता है कि ऐसा ऐसा सवाल इस साल भी आएगा, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अभी कितना आसान क्वेश्चन है। अब वही बात है ना कि भैया आपने किताब से सीखा कितना, उस पर निर्भर है। चलो करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 2 नंबर में आया, 5 कोट थीटा, 5 कोट थीटा बराबर 7, तो कोट थीटा बराबर हो गया 7/5। जिसका मान निकालना है वो देख लो, इसको करने के कई रास्ते हैं, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। अब जैसे इसका मान निकालना है, सबसे आसान रास्ता तो है, जिस इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसको हम लोग एक्स ही नाम दे देते हैं कि चलो इसका मान एक्स होगा, मान लेते हैं इसका मान एक्स होगा, ठीक है। जो सबसे आसान रास्ता है, जो हम पहली एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ते हैं, कि अगर एक कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दे दिया जाए, यानी आपको साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट कोट में से कोई एक भी दे दिया जाए, तो बाकी के 5 निकाल सकते हो, ठीक है। वो समकोण त्रिभुज मान के निकालने पड़ते हैं।
समकोण त्रिभुज मान के निकालने पड़ते हैं, ये मैं मानता हूं। परंतु अगर आपके पास और भी अच्छा ज्ञान है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे इसका नाम मैंने दे दिया एक्स है, तो मैं क्या करता हूं, राइट साइड में, ये जो राइट साइड है, ऊपर नीचे साइन थीटा से भाग करने पर, हम लोग साइन थीटा से भाग करने पर ऊपर नीचे मैं साइन थीटा से भाग कर देता हूं। सबको साइन थीटा से भाग कर दिया। सर जी ये क्यों कर रहे हैं? ये साइन थीटा से भाग कर दिया, कर सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम कभी भी कोई संख्या को काट नहीं सकते थे। ऊपर नीचे एक ही चीज से भाग कर सकते हैं। फिर सवाल आता है साइन थीटा से क्यों भाग किया? साइन थीटा से सबको भाग कर दिया। साइन थीटा से भाग करने पर सबको साइन थीटा से भाग कर दिया। ये कर सकते हैं, ये भी सीखने की चीज़ है। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ पे भी कट गया, तो आपका एक्स बच गया 7 जमा। अब कोस को साइन से भाग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कोस बाय साइन कोट होता है। आपको कोई चीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कोस बटे साइन ये किसके बराबर हो गया? ये किसके बराबर हो गया? कोट थीटा। तो 7 + 5 कोट थीटा हो गया। नीचे कितना आ गया? 5 + 7 कोस बटे साइन। यहां पर भी कितना हो गया? अरे कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हुआ? कोट थीटा। बेटे टेंजेंट का मान दिया जाता, अगर चलो इससे टेंजेंट भी पैदा कर सकते हैं। टेंजेंट 5/7 हो तो ऊपर नीचे कोस से भाग कर देता मैं, टेंजेंट पैदा कर देता। मैंने कोट पैदा कर दिया। यहाँ कोट पैदा कर देने के बाद इस सवाल को हल करना आसान पड़ गया। 7 + 5 कोट थीटा का मान रख दो, कितना? 7/5 + 7 7/5, 5 से 5 कट गया, 7 7 14। ठीक है, ये नीचे आ गया 5 + 49/5 14। ये 5 लघुत्तम लेके ऊपर चला जाएगा, 5 × 5 = 25 + 49 आ गया। ये 5 एलसीएम लिया ऊपर चला गया, तो हमारे पास आ गया 14 × 5 = 70 बटे 49 और 25 कितने हो गए? 74। 2 पे काट दो, 35/37 उत्तर आ गया। आसान रास्ता था, है ना? एक नंबर में बताऊं कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता तो क्या होता? इसको कोट को लिख देते शुरू में ही, कोस बटे साइन, सीधा सीधा कोस। ये मतलब सिर्फ आंसर निकालने से है, ऐसा मत करना जो बता रहा हूँ। कोस थीटा 7 हो गया, साइन थीटा 5 हो गया। कोस की जगह, साइन की जगह 5, 7 × 5 = 35, कोस की जगह 7, 7 × 5 = 35, साइन की जगह 5, 5 × 5 = 25, कोस की जगह 7, 7 7 = 49। ये आ गया 70/74, वही 35/37। सामने से ऐसे क्वेश्चन सीधा 1 नंबर में आए तो ऐसे कर सकते हो, है ना, फटाफट से दिमाग में। मैंने आपको एक आसान रास्ते से इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करी, ठीक है? ये सबसे सही तरीका था। बढ़े आगे भाई, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल। देखो कितना आसान, ये उससे भी आसान था, ये उस वाले से भी आसान है। देखो आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए। सर्व समीकरणाएं, 3 सर्व समीकरणाएं पढ़ाते हैं, है ना? सबसे पहली साइन स्केयर जमा कोस स्केयर 1 जानते हैं, सेकेंड स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर 1, और तीसरे वाली क्या है? कोसिकेंट स्केयर माइनस कोट स्केयर 1। ठंड में बैठे बैठे चाय के साथ ये क्वेश्चन भी कर लो, है ना? बड़े आसान सवाल आए थे। लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, इसको सिद्ध करना है। देखो कितना आसान है।
एक जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे ही आएंगे ऐसे ऐसे। देखो, चलो, एक जमा टेंजेंट स्क्वायर मैं कुछ नहीं करता, वैसे साइन कोस में चेंज कर लो। ये देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तो गुणा कर लूं कम से कम। ये हो गया, इन दोनों गुणा कर ली। ए ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब देखो कुछ होता है क्या? ना हो ना तो साइन कोस में चेंज कर लो तब भी हो जाएगा। आप एक काम करो, इसमें देखो एक प्लस टेंजेंट स्क्वायर, हमें तो याद है कि एक प्लस टेंजेंट स्क्वायर कुछ होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है। अब सारी समीकरणें पहले लिखी हैं, देखो, एक जमा टेंजेंट स्क्वायर, यो टेंजेंट स्क्वायर में परा ले जूं, यो टेंजेंट स्क्वायर में पल्ली साइड ले जूं, तो एक जमा टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर है? एक जमा टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर है? सेकंड स्क्वायर गुणा, ये साइन स्क्वायर में पल्ली साइड ले जूं यहाँ पे, एक माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है? अब कोस स्क्वायर है। ये दोनों सर्व समीकरण से पैदा हो जाएंगे। और सेकंड स्क्वायर को उल्टा करके क्या लिख सकते हो? सेकंड का उल्टा कोस स्क्वायर होता है, तो ये कट जाएगा इससे। कट के कितना आ गया? एक होगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, बायां हाथ उठाते हैं, दायां हाथ के बराबर करते हैं। समझ गए? कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, 2 नंबर का था, आसान था, करा जा सकता है। सिर्फ दो सर्व समीकरण लगाई हैं और एक जो अलजबरा की बीजगणित की बात है वो इस्तेमाल हुई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया। बढ़े आगे, देखो, योग्यता आधारित प्रश्न भी आएंगे। पिछला सवाल तो फिर भी आसान था, दोनों पार्ट आसान थे, ये भी आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। योग्यता आधारित सवाल, आपके पास नॉलेज कितनी है, आपकी स्किल कितनी स्ट्रोंग है, आप कितना एबिलिटी है आपके पास, चैप्टर से आपने क्या सीखा, चैप्टर एक्सरसाइज कर रखी है या प्रश्नावलियां कर रखी हैं, या फिर आपने उससे कुछ ज्ञान भी लिया, उस पर निर्भर क्वेश्चन आया था। एक किताब के अंदर लिखा हुआ योग्यता आधारित, ठीक है। आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, देखिए क्या है? साइन थीटा माइनस वर्गमूल 3 कोस थीटा 0 है। बोला थीटा का मान निकाल लो यहां से। सवाल तो है आसान। अब यहां से मुझको निकालना है थीटा का मान। अब ये थीटा यहां से निकाल लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, थीटा का मान हमने कहाँ निकाला है? कौन सी जगह पे निकाला है? दूसरी एक्सरसाइज में, टेबल, टेबल में निकाला है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा और ध्यान दें तो ये इधर चला गया, इधर जा सकता है, उधर देखिए इसको, कोस थीटा को नीचे ले आए, वर्गमूल 3 को यहीं छोड़ दिया। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा टेंजेंट थीटा होता है। अब टेंजेंट की टेबल पे जाएंगे हम। देखो बच्चों, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 वर्गमूल 3/2, साइन 90 1। अब कॉस की टेबल कैसे बनाते हैं? पहली टेबल याद हो तो इसको पलट देते हैं, 1 वर्गमूल 3/2, और ये 1/2, और 0 इधर आ जाएगा। टेंजेंट थीटा कैसे निकालते हैं? इसको इससे भाग करते हैं, इसको इससे भाग करते हैं, इसको इससे भाग करते हैं, कट के 1 आ जाता है, इसको इससे भाग करते हैं, वर्गमूल 3 आ जाता है, और ये 1 को 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित आ जाता है। टेंजेंट थीटा वर्गमूल 3 इस टेबल में दिख रहा है कहाँ पर है? टेंजेंट थीटा वर्गमूल 3, टेंजेंट थीटा वर्गमूल 3 कितना डिग्री पर आ रहा है?
जब थीटा का मान 60 डिग्री होगा तो ही तो वर्गमूल 3 आएगा। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। थीटा कितना आना चाहिए था? 0 और 90 के बीच में आना चाहिए था। तो इस तरह से निकाल दिया। सवाल तो था आसान, सवाल था आसान, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो साइन थीटा बराबर वर्गमूल 3 कोस थीटा हुआ। कोस को मैं नीचे ले गया, वर्गमूल 3 के बराबर आ गया साइन थीटा बटे कोस थीटा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना है? टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट थीटा वर्गमूल 3 के बराबर है, तो थीटा 60 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है जी, चलें आगे। लीजिए, अब 2 नंबर वाले सवाल हमारे खत्म हो गए। ठीक है ना, 5 सवाल आए थे, उसमें जो अथवा वाले सवाल थे वो भी मैंने करे। अब हमारे पास सवाल आने शुरू हो गए 3 नंबर वाले। फाइनल्स में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं हर साल देख रहा हूँ। कभी वो वर्गमूल 2 पूछ लेगा, कभी वर्गमूल 3 पूछ लेगा। इस सवाल का लगभग हर बच्चे को पता होना चाहिए। हरियाणा बोर्ड वालों याद रखो, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 11, वर्गमूल 7, इनमें से एक सवाल पूछा जाता है, और ये 3 नंबर का है। जो बच्चे पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किन किन सवालों को, किन किन जैसे सवालों को करके हम लोग पास हो सकते हैं। तो ये सवाल वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए आया था। मैं कर देता हूँ इसको। सबसे पहले तो इसको हम करते हैं। एक विधि होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि जो हमने माना वो गलत है। ठीक है, ज़्यादा भारी भारी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब जो भी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, वो या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं, या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। वास्तविक संख्याओं में 2 ही संख्याएं होती हैं, या परिमेय या अपरिमेय। अब वर्गमूल 2 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या तो मान लेते हैं ही नहीं, तो फिर क्या होगी? सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने माना ये वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या ही नहीं है, तो इसलिए वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या मान ली जाती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में 2 ही संख्याएं होती हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय। मिला के ही तो वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। परिमेय ही में ही तो आपके पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं सब उसी में आ जाती है, परिमेय में आ जाती है। तो मान लिया वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए वर्गमूल 2 को हम P बटे Q में लिख सकते हैं। यहाँ क्या है? P Q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। Q 0 नहीं है। इस अभाज्य का मतलब है इनका HCF, यानी इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। HCF मान लो P 4 है, तो Q 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 4/6 में 2 कॉमन है। 4 और 6 में 2 कॉमन है। इन दोनों का HCF 1 है। ये अभाज्य पूर्णांक बोले जाते हैं। ठीक है, वर्गमूल 2 को हमने P बटे Q की, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो बटे में आ सकती है ना, 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो वर्गमूल 2 को P बटे Q में लिखना है। इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। और ये समीकरण 1 ये सारी है, इसके अंदर है ये सारा कुछ, ये सारा कुछ भी इसके अंदर है। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो ताकि वर्गमूल से बाहर आओ। ये ऐसे हो गया वर्ग,
ठीक है, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो गया, ये पी का वर्ग हो गया, क्यू का वर्ग हो गया। तो मैं ना पी ये इधर गुना कर रहा हूँ। यहाँ ना एक बात आ गई, पी स्केयर बराबर पी स्केयर आ गया 2 क्यू स्केयर के। हम यहाँ ना एक बात पढ़ते हैं, क्या 16 2 से भाग हो जाता है? हाँ हो जाता है, क्योंकि 2 गुना 8 लिख सकते हैं। 16 2 से भाग इसलिए होता है क्योंकि उसके पास 2 है। 16 2 से भाग इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास 2 है। अब बेटे ध्यान से, पी स्केयर बराबर 2 क्यू स्केयर है, तो पी स्केयर के पास 2 है, तो 2 जो है 2 पी स्केयर को भाग करता है। इसका भी नाम दे दो समीकरण 2। 2 यहां से ये पता लगता है 2 पी स्केयर को भाग करता है। ये मत कह देना 2 इसको क्यू स्केयर को भाग करता है, 2 पी स्केयर को भाग करता है। और फंडामेंटल थ्योरम कहती है, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी उसको भाग करती है, किसी के वर्ग को भाग करती है, तो 2 पी को भी भाग करता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, एफटीए बोलते हैं। इसकी आपको बताने की जरूरत नहीं, ऐसे ही लिखना है, 2 पी को भी भाग करता है। अब अगर 2 पी को भाग करता है, 2 16 को भाग करता है, तो इसका मतलब 2 16 के पास 2 है। तो हम कहते हैं पी को 2 गुना कुछ लिख सकते हैं। अब देखो, 2 संख्या पी को भाग करता है, तो पी के पास 2 है, तो हम कैसे के एक के क्या है, एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है यार, चलो मान लो। क्या 2 18 को भाग करता है? 2 18 को भाग करता है, तो 18 को 2 गुना 9 नहीं लिख सकते। अब ये 9 को हमने के मान लिया ना, ठीक है। 2 पी को भाग करता है, तो पी को हमने 2 के मान लिया, 2 के मान लो, सी मान लो, जैसा आपको सिखाया गया। अब इसका नाम दे दिया समीकरण 3। ठीक है, अब p बराबर 2 के यहां रखेंगे, समीकरण 2 और 3 द्वारा p की जगह यहां 2 के रख देंगे। ये रहा 2 के, और ये 2 क्यू स्केयर, 2 का वर्ग 4, के का वर्ग के स्केयर, 2 क्यू स्केयर, ये 2 से मैं ये 4 काट देता हूँ, तो यहाँ बच गया 2 के स्केयर बराबर क्यू स्केयर। तो क्यू स्केयर आ गया 2 के स्केयर, 2 से 2 काट दिया, इसको इधर उधर लिख दिया। ये बेटे बिल्कुल ये दोनों एक जैसी चीज बनती है। अब आप लिखोगे, इसलिए बिल्कुल यहां से ऐसे ही 2 क्यू स्केयर को भाग करता है, इसलिए 2 क्यू को भाग करता है। अब यहां पर 2 क्यू को भाग करता है, यहां पर लिखते हो तुम 2 पी को भाग करता है, 2 क्यू को भाग करता है, या मैं ना आगे कर रहा हूं, 2 क्यू को भी भाग कर रहा है, 2 पी को भी भाग करता है। अतः 2 पी व क्यू दोनों को भाग करता है, परंतु यह तो गलत है। ऐसे लिख दो, यह तो गलत है, क्योंकि हमने माना था, ऐसे लिख दो, माना था कि पी क्यू का HCF 1 है। हमने माना था
हमने माना था कि पी क्यू के पास कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, साझी संख्या नहीं है जो दोनों को भाग कर सके। दोनों को, जैसे मैंने शुरू में उदाहरण दिया था, 4 और 6 नहीं हो सकते पी और क्यू, क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 से भाग हो रहे हैं। क्योंकि आपने माना ये ना, ये मानना, ये समीकरण 1, इसमें तुमने ये जो जो माना है ना, यही गलत साबित होता है, ये गलत साबित होता है यहाँ पे। जो हमने मान, देखो क्या पैदा हो गया, 2 पी को भी भाग करता है, 2 क्यू को भी भाग करता है, तो क्या 2 पी और क्यू दोनों को भाग करता है? ये तो गलत है, क्योंकि हमने माना था कि पी क्यू का एचसीएफ गलत है। इसलिए जो माना था वो गलत है, वो गलत है। क्या माना था हमने? सारा कुछ जो माना वो सारा ही गलत हो गया, ये गलत है ना। यही माना था ना, माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है। अब ये अपरिमेय संख्या नहीं है माना था ना, अब क्या आ जाएगा? अतः वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से ये सवाल 3 नंबर का पूरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही मान लो पेपर के अंदर वर्गमूल 3 आ गया, तो यहाँ वर्गमूल 3 3 3 3 आ जाना, सब जगह यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना, 2 पी स्क्वायर को भाग करता है, बच्चे लिखते हैं पी स्क्वायर 2 से भाग हो जाता, पी स्क्वायर 2 को भाग करता है। बच्चे लिखते हैं 2 क्यू स्क्वायर को भाग करता है, नहीं, 2 पी स्क्वायर को, उधर वाले को करता है, याद रखें। ठीक है, जिसके साथ लगा है उसको नहीं करता, जिसके बराबर है उसको करता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों, ये आपको हर एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा, आपको हर जगह मिलेंगे, हर पेपर में मिलेंगे। ये इसका पूरा रूप हो गया। ठीक है, अब ये 3 नंबर का एक सवाल हमने कर लिया है। अगला सवाल, ये बहुत लेंथी आया था, ये एनसीईआरटी का 8.3 का तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। पहले 5वां क्वेश्चन हुआ करता था, 5वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हुआ करता था। ये वहाँ पढ़ा है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बहुत आसान सवाल है। टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा बराबर 1 जमा सीकेंट कोसिकेंट। तो ये सारे सवालों को तो आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। सर्व समीकरण अभी भी लिखी थी मैंने, उन्हीं से होना है ये। देखिए, टेंजेंट थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा, मैं अगली स्लाइड पे भी जाऊंगा, आप इसको आराम आराम से समझो। आपको ट्रिग्नोमेट्री में ना एक बात बताता हूँ, जो सिद्ध करने वाले सवाल है ना, उसके हर सवालों को साइन कोस में तोड़ दोगे, और हर का परिमेयकरण, ये लघुत्तम लेना, एलसीएम लेना, ये सब चीजें लगाओगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपने रुकना नहीं होता। सर्व समीकरण उठाओ, साइन कोस में क्वेश्चन को तोड़ो, मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया ना वो भी आसान था। चलो मैं करता हूँ। वैसे इसको टेंजेंट को टेंजेंट टेंजेंट में चेंज करके भी आसानी से निकल जाता है। मैं आपको इसको साइन कोस में तोड़ के करता हूँ। इसमें ना टेंजेंट थीटा को लिखा साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको लिखा कोस बटे साइन। टेंजेंट को साइन कोस में, साइन बटे कोस, कोट को कोस बटे साइन लिखा, इसको लिखा कोस बटे साइन, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन कोस में चेंज कर दिया। ठीक है, टेंजेंट होता है साइन बटे कोस और कोट होता है कोस बटे साइन। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, ये ऊपर वाली चीज ऐसे ही, ठीक है, यहाँ ना इसका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में यहाँ 1 आएगा तो नीचे एलसीएम इसका साइन थीटा ही आ जाएगा, ये यहाँ मिलेगा, प्लस ये है कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका एलसीएम ले लो, कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, कोस यहाँ चला गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने एलसीएम ले लिया। अगर ए बटे बी को सी बटे डी से भाग करना है, तो भाग करने का मतलब होता है ऐसा, तो
ए बटे बी को सी बटे डी से भाग करना है, तो ये बन जाता है, उल्टा हो जाता है ना, ये बचपन में पढ़ते हैं, भाग करने को गुना करने में तब्दील करे तो ये उल्टा हो जाता है। तो ए डी बटे बी सी हो गया, यानी ये यहाँ चला जाएगा और ये इसको मिल जाता है। अगर ये ए बटे बी है और ये सी बटे डी है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको क्या लिख सकते हो? ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये कोस इसको मिल जाएगा नीचे वाले को। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ऐसे सोच लो। तो ए डी बटे बी सी हो जाएगा। ए बाय बी सी बटे डी है, तो ए डी ये मिलेगा इसको, और ये मिलेगा भैया इसको। तो साइन को साइन मिलेगा तो साइन का स्क्वायर हो गया, और कॉस इसको मिल जाएगा। क्या है साथ में? साइन माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार कोस इसको मिल जाएगा, और ये इसको मिल जाएगा। कोस गुना कोस क्या हो जाएगा? कोस का स्क्वायर बटे साइन गुणा में कॉस माइनस साइन। ठीक है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर बटे। अब यहां पर, यहां तक अब तक हमने कोई महान काम नहीं करा, सवाल को साइन बटे कोस में चेंज किया और लघुत्तम लिया। अब यहां महान काम है, अब यहां थोड़ा सा महान काम है। क्या महान काम है? मैंने देखा, हमारा देखो अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए ना, साइन माइनस कोस है, यहां कोस माइनस साइन है। अगर तुम अगर तुम ए माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लेते हो, तो ये बी माइनस ए बन जाता है। यहां से आप माइनस कॉमन ले लोगे, इसको मत छेड़ो, आप इसको मत छेड़ो, इसको कुछ नहीं करा बच्चों मैंने। साइन स्क्वायर, अब बहुत सारे बच्चे क्या है, इस सवाल के बाद मतलब यहां पहुंचने के पश्चात इसका एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। एलसीएम लेने से पहले नीचे से कॉमन लेंगे। देखो ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी, कुछ बराबर, कुछ दिख रहा है। यहां से बच्चों माइनस कॉमन लेंगे, माइनस यहां आएगा, ये माइनस में नहीं हो जाएगा, ये माइनस यहां लिख सकते हैं, इस माइनस को यहां लिख सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखो बच्चों कैसे ले रहा हूं, है ना? 4/-5 हो, या माइनस यहां हो, यहां ना हो, यहां हो या यहां हो, एक ही बात है, एक ही माइनस है, जहां मर्जी लगा लो। मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, और उस माइनस को बच्चों मैंने यहां लगा दिया, और माइनस कॉमन लेने से ये आगे पीछे हो गए। बस सबसे मेन स्टेप इस सवाल का यही है, इस सवाल में सबसे बड़ी खास बात यही है। अब यहां से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसके हर में से, दोनों के ये अंश बटे हर है, हर में से कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन ले लिया, ये दोनों में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बदल दी मैंने। ये साइन स्क्वायर बटे कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर बटे साइन थीटा, ये आ गया। इसके बाद मैं अगले पेज पे करता हूं इसको, यहां तक नोट करना है, कर लो, समझ लो। इसको साइन कोस में चेंज किया, साइन कोस में चेंज किया, ठीक है। साइन कोस में चेंज करने के बाद ये ए बटे बी को सी बटे डी से भाग करेंगे तो क्या होता है? फिर यहां से माइनस कॉमन लिया, आप यहां से भी ले सकते थे, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बच गया, हमारे पास क्या बचा हुआ है? 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा, क्या बचा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ये बचा हुआ ना। 1/sin माइनस कोस, साइन स्क्वायर, साइन का वर्ग है, साइन स्क्वायर बटे कोस माइनस कोस स्क्वायर बटे साइन। अब क्या करेंगे, यहां इसनु कुछ नहीं करेंगे, इसका लेंगे लघुत्तम, एलसीएम लेंगे।
इसका एलसीएम बैठता है, कोस गुना साइन दोनों बैठते हैं एलसीएम, ये दोनों एलसीएम हो गए। ये इसको मिलेगा, ये बेटा इसको मिलेगा, एलसीएम लेना है ना, एक तरह से ये इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा। साइन गुना साइन स्क्वायर, साइन की शक्ति 3, बेटा 2 है, एक ये इसको मिल जाएगा ना, और ये हो जाएगा कोस की शक्ति 3। वैसे तो एलसीएम लेने का तरीका होता है, दोनों एलसीएम आ गए, ये इससे भाग होगा, जो बचेगा वो उससे गुणा होगा, वो वही बनता है, एक ही बात है। ठीक है, अब अगला स्टेप है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा? ए माइनस बी ए स्क्र जमा ए बी प्लस बी स्क्र। ये मत कर देना ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी ए माइनस बी, वो वाला नहीं लगेगा, ये गुणनखंड वाला लगेगा। तो इसके गुणनखंड बनाने पड़ेंगे, तो इसके गुणनखंड बन गए, इसके गुणनखंड बन गए, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ए माइनस बी, ए का स्केयर ए की 2 जमा वो देखिए ना, जमा ए बी जमा बी स्केयर बटे में कोस थीटा माइनस, सॉरी, बटे में कोस थीटा गुणा में साइन थीटा। बस सब सवाल होने के कगार पर है। अब आप देखिए, दिख रहा होगा, ये इससे कट जाएगा। हमें जो सिद्ध करना है वहां देखिए, ये सिद्ध करना है 1 जमा सेकेंड कोसेकेंड। क्या सिद्ध करना है? 1 जमा सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। क्या वो बना? अभी नहीं बना। अब साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। एक तो बना, बटे कोस थीटा साइन थीटा। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 लिख दिया इन दोनों की जगह। 1 जमा साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, तो 1 के नीचे अलग आ जाएगा, इसके नीचे अलग कर दो, प्लस इसके नीचे अलग करो, ये अलग कर सकते हैं, ऊपर से अलग कर सकते हैं, इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया। अब ये 1 बटे कोस साइन है, 1 बटे कोस क्या होता है? 1 बटे कोस होता है सिकेंट, और 1 बटे साइन नीचे ही है ना, ये कोसिकेंट जमा, ये दोनों कट देंगे, यहाँ कटने से बचता 1, इसको आगे लिख देंगे, इसको पीछे लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। बन गई राइट हैंड साइड। मेन स्टेप कहाँ थे? मेन स्टेप कहाँ थे? साइन कोस में चेंज करना, साइन माइनस कोस कॉमन लेना। ये सवाल सिर्फ टेंजेंट में चेंज करके भी हो सकता है, टेंजेंट में बदल के भी हो सकता है। फिर यहाँ एलसीएम लेना, यहाँ एलसीएम यहाँ पर नहीं लेना, कॉमन लेकर लेना, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना, फिर ये कटना, क्योंकि आंसर जो सिद्ध करना है उसमें नीचे तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर एक बनाया साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर, केवल एक एक दो ट्रिग्नोमेट्रिकल चीजें लगी, टेंजेंट को साइन बटे कोस, कोट को कोस बटे साइन लगाते हैं, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक लगा इस सवाल में। बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है, बाकी आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितना आप लोग जानते हैं, उस पर निर्भर है। साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर 1 होता है, वो लगा दिया, 1 के नीचे अलग करा, इसके नीचे अलग करा, हमारा सवाल हल हो गया। अब इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चले आगे। इसके सवाल के अथवा में एक क्वेश्चन आया है, ये इससे आसान था कि सिद्ध कीजिए, ये मैं उठा ही रहा हूं, क्या सिद्ध करना है?
1/1 जमा साइन स्क्वायर 1/1 जमा कोस स्क्वायर। ये बहुत आसान सवाल है। अगर मैं पेपर करता तो बेटा मैं ये वाला सवाल करता, क्योंकि ये टाइम बचाता है। इसको 2 सिद्ध करना है, ठीक है। आपको अभी इसी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि सवाल को अगर आप साइन कोस में चेंज कर लेते हैं तो वो सवाल आसान पड़ता है। तो इस सवाल में साइन कोस तो पहले से ही है, 2 जगह है सीकेंट और कोसिकेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ नहीं करता, इसको कुछ नहीं करता, इसको कुछ करता हूँ। सीकेंट का उल्टा होता है कॉस, इसका उल्टा कोसिकेंट का उल्टा होता है साइन। इससे क्या हुआ, सवाल सारा साइन कोस में आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। इसको कुछ करना ही नहीं है जब भी। अब इसका एलसीएम लेंगे। बेटा आप पिछले क्वेश्चन से भी आप सीख चुके हो। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम बैठेगा कोस स्क्वायर, जो कि ऊपर चला जाएगा। ऊपर 1/1 है, ऊपर जाएगा तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ चला जाएगा, कोस स्क्वायर जमा 1, ऐसे ये चला जाएगा। लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर इसको मिल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन में कुछ मिला, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ मिला, यही कर दूं। देखो, इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, दोनों में कुछ खास बात है, यही कर देता हूँ। 1/1 जमा, ठीक है, प्लस ये है ना, जो इसको आगे ले गया, किसका आगे लिख सकते हैं, प्लस ही तो है बीच में। ये साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर जमा 1 की बजाय 1 जमा साइन स्क्वायर लिख दिया। ये फर्क पड़ा, 4 जमा 5, 5 जमा 4 एक ही बात होगा। ऐसे ही ये अगला 1/1 जमा कोस स्क्वायर जमा ये कोस स्क्वायर, कोस की शक्ति 2, ये कोस स्क्वायर जमा 1 की जगह 1 जमा कोस स्क्वायर लिख दिया। और इनको अलग कर दिया, ये प्लस है, अलग कर दिया, ठीक है। दोनों के नीचे सेम है, कॉमन जैसा आ गया, कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद ऐसा बच गया, कॉमन ले लिया या एलसीएम ले लिया, जो तुम बोलो। नीचे से क्या आ गया, बिल्कुल उसी तरह से है। अब देखो कट नहीं रहा, ऊपर क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया, 1 जमा साइन स्क्वायर 1 जमा साइन स्क्वायर कट गया, 1 जमा कोस स्क्वायर 1 जमा कोस स्क्वायर कट गया। कटने के बाद क्या आता है, 1 1 आ गया। ये सवाल आसान आया था, ये सवाल पेपर में आसान आया था, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। देखो इस सवाल को, कितना आसान आया है सवाल, है ना, कितनी आसानी से हल हो गया। नोट कर लो इसको, ठीक है। कैसे, इसके साथ इसका गठबंधन कर दिया, इसका इसके साथ गठबंधन कर दिया, क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। देख लो, यहाँ से ना 1 जमा कोस के रहे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा शायद, ठीक है। चलें आगे, ये देखो कितना सवाल आसान है, बहुत आसान सवाल। पढ़ लो, तुम्हारे को पढ़ाने के लिए ही कर रहा हूँ। 2 मिनट का काम है। देखो क्या सवाल है, पेपर तो वैसे लेके बैठना चाहिए ना। बच्चों के एक खेल में 8 त्रिभुजें हैं। कितनी त्रिभुजें, 8, 8 त्रिभुजें। त्रिभुज बना दूं, 8 त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है ना। 8 त्रिभुजें, या लिख ही देते हैं, 8 त्रिभुजें हैं। आगे पढ़े क्वेश्चन को,
जिसमें से 3 नीली हैं और शेष लाल है। 8 त्रिभुजों में 8 त्रिभुजें हैं, इसमें से नीली कितनी है? 3 नीली त्रिभुजें हैं। अब बच्चे तो नहीं, 3 नीली हैं, शेष लाल है, तो लाल कितनी बची? 5 लाल त्रिभुजें बन गई। 8 त्रिभुजें हैं बच्चों के पास। बच्चों के पास एक खेल में 8 त्रिभुजें हैं, जिसमें से 3 नीली हैं और शेष लाल है। शेष लाल है यानी 5 लाल दे रखी। साथ ही इस खेल में 10 वर्ग हैं। 10 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग हैं। 10 वर्ग हैं, जिनमें से इनमें 10 वर्ग हैं। और एक सेकंड, 10 वर्ग दे रखे हैं और इसमें से यहां ना सवाल थोड़ा छूटा हुआ है। 6 नीली हैं और शेष लाल हैं। 10 वर्ग हैं, यहां ना छूटा हुआ है क्वेश्चन। 6 नीली, 6 नीली हैं, 6 नीली वर्ग, नीले वर्ग है और 4 लाल वर्ग है। 6 नीली और 4 लाल है। ठीक है, 4 लाल वर्ग है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, थोड़ा छोटा हुआ नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। 8 तो त्रिभुजें हैं, पहले तो ये देखो 8 त्रिभुजें हैं और 10 वर्ग हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुल आकृतियां गिन लेते हैं। 8 त्रिभुजें, 10 वर्ग यानी 18। नीले लाल सामने पड़े, 3 नीली त्रिभुजें, 3 नीली त्रिभुजें, 6 नीले वर्ग हैं, 5 लाल त्रिभुजें, 5 3 8। शेष शेष लिखा हुआ ना, वो तो अपने आप निकाल सकते हैं। 4 लाल वर्ग हैं। अब सवाल क्या है? प्रायिकता का सवाल है, 3 नंबर का। पहला सवाल क्या पूछा है? इनमें से एक टुकड़ा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है या खो जाता है। इस टुकड़े के निम्नलिखित होने की प्रायिकता निकालो। टुकड़ा खो गया, पहला प्रायिकता किसकी निकालनी? वर्ग की। वो जो टुकड़ा खोया है, इन 18 में से एक टुकड़ा खोया है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता निकालने का क्या फार्मूला होता है? जिसकी प्रायिकता निकालनी हो उसको रखो ऊपर और कुल नीचे रखो। कुल हमारे पास 18 है, सबके नीचे 18 आएगा, ये दिमाग में रख लो। सबके नीचे 18 आएगा, कुल आकृति 18 है, 8 त्रिभुज और 10 वर्ग है। पहले सवाल में क्या पूछा है? वो वर्ग हो। वर्ग कितने हैं? वर्ग, कोई रंग की बात नहीं करी, वर्ग हो, वर्ग। वर्ग कितने हैं? 10। पहले सवाल का आंसर आ गया 10/18। 2 पंजे 10, 2 निमे 18। दूसरा पार्ट क्या है? प्रायिकता निकालनी है किसकी? लाल रंग का वर्ग। लाल रंग का वर्ग, और लाल रंग के वर्ग कितने हैं? 4। कुल कितने? 18। 2 चौके 2 दूनी 4, 2 निमे 18। उत्तर हो गया। तीसरा क्या है? नीले रंग का त्रिभुज। नीले रंग का त्रिभुज। नीले रंग के त्रिभुज कितने? 3/18। 3 × 18 हो गया सवाल। ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, देखो 3 नंबर का फ्री का क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगा, ज्यादा लगा भी नहीं। पहले तो सारी चीजें गिन लो कितनी कितनी है। ठीक है, अब प्रायिकता का क्या फार्मूला है ना? संभाव्य परिणाम बटे में कुल परिणाम। जिसकी संभावना आपको निकालनी है, जिसकी प्रायिकता तुम्हें निकालनी है, उसको गिन के ऊपर रख लो।
है ना। अब जैसे उसने कहा वर्ग, वर्ग होने की, वर्ग निकली तो एक ही चीज है, हमें वर्ग पूरे गिनने पड़ते हैं। वर्ग हो गया 10, 10/18। लाल रंग का वर्ग, लाल रंग के वर्ग इसमें जितने हैं, 4 हैं लाल रंग के। नीले रंग का त्रिभुज, नीले रंग के त्रिभुज 3 है, तो 3/18। सवाल हो गया, बहुत आसान सवाल था। बढ़े आगे। अगला सवाल देखो कितना, ये ये भी नॉलेज बेस्ड है, आपके पास आया हुआ है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ये बहुपद ना थोड़ी सी ना टेढ़ी दे रखी है, पहले सवाल को पढ़ लो। अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस px/1 माइनस के शून्य है, तब k का मान ज्ञात करना है। x² माइनस px/1। अब यहाँ ना हमें द्विघात समीकरण पर द्विघात बहुपद पढ़ने की आदत कैसे है, ax² जमा bx जमा c, ऐसे पढ़ने की आदत है ना। ये द्विघात बहुपद, ये बहुपद दे रखा है, माना बहुपद px मानते हैं ना आप, ऐसे इसको ठीक करो। पहले x² होता है, फिर x होता है, p को इससे गुना करो, px माइनस p को इससे गुना करो, माइनस p, इसको इससे गुना करी, ये -1 हो गया, -p×1 -p हो गया, है ना। इसके शून्यक है अल्फा बीटा, ठीक है। अब बच्चों a होता है x² का गुणांक, तो यहां पर ना आप एक काम करो, a निकाल लो, a हो गया 1, ठीक है, और b हो गया x का गुणांक, x का गुणांक है -p, और c तुम्हारा हो गया -p-k। जब ये शून्यकों की बात करते हैं कभी भी किसी भी सवाल में, तो बच्चों क्या करना है, तुमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। शून्यकों का योग निकाल लेना है। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा जमा बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है ना। अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। -b/a फॉर्मूला आता है ना, मान रख दो, b a का मान रख दो, माइनस b क्या है, माइनस का p, a कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा जमा बीटा आ गया तुम्हारा p। इसको समीकरण नाम दे दो, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/, तो अल्फा बीटा c कितना है, c है -p-k बटे में 1, a 1 है, तो अल्फा बीटा आ गया तुम्हारा -p-k, ये आ गया। अब क्या दे रखा है, चलो जी हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्राप्त कर लिया। k का मान ज्ञात कीजिए यदि अल्फा जमा 1 बीटा जमा 1 किसके बराबर हो, इन दोनों का गुणनफल। ये दे रखी है एक समीकरण, और करना कुछ नहीं है, इनको गुणा करूंगा, और जो जो मेरे पास सामान है ना इसका नाम दे दो, दो इसको यहाँ रख दूंगा, कुछ नहीं करना। गुणा करो इसको, अल्फा को बीटा से गुणा करा अल्फा बीटा, जमा अल्फा को 1 से गुणा करा अल्फा, 1 को बीटा से गुणा करा 1 बीटा यानी बीटा, 1 गुणा 1 1। अब ये अल्फा बीटा दिखाई दे रहा है, इसका मान रख दो -p-k, इसकी जगह ये रख दिया, और ये दिख रहा है अल्फा जमा बीटा, इसकी जगह ये रख दिया, बस और कुछ नहीं करा। कहाँ से आए ये कारण, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आए, ठीक है। अरे क्या करा, अल्फा जमा बीटा की जगह p रख दिया, अल्फा बीटा की जगह ये रख दिया, p से p कट गया, माइनस का k जमा का 1, 1 उधर चला गया, माइनस का हो गया, -k
ये डेढ़ डेढ़ में से एक, ये 2 यहाँ जाएगा, एक आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 29वां क्वेश्चन हल हो जाता। तो मैंने आपको ना आज जो है ना 3-3 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कराए हैं। एक दो और क्वेश्चन 3-3 वाले रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, आप ये पेपर जो है ईमानदारी से कीजिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट वगैरह इसका लेना ले लीजिए। देखिए बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये जाके एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक होगा और अच्छे नंबर आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम आपको एक यार कमेंट करो यार, कुछ ना कुछ जो हमसे आप चाहते हैं कि हम ये पढ़ाएं, आपको लगा कहीं हम कुछ आपके काम आ सकते हैं, तो आप हमसे काम निकलवाओ भाई। हम कह रहे हैं आप लोगों को काम निकलवाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड डे।